तो पहली जो चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो है टीचिंग के मीनिंग को समझना। ओके, अगर जनरली हम टीचिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज़ टीचिंग, तो टीचिंग इज़ टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट समवन, राइट, टू गिव इन्फॉर्मेशन टू समवन। टीचिंग का ये मतलब होता है जनरल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो। बट यहाँ पे हम क्लासरूम टीचिंग को लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए टीचिंग का अगर मीनिंग समझना चाहें तो वो ये होता है, हम ये डेफिनेशन को, इस मीनिंग को पढ़ेंगे। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर आर 3 वेरिएबल्स: independent variable, dependent variable and intervening variable. In teaching, the independent variable, that is teacher, brings some change in the behavior of the dependent variable, that is the student, with the help of intervening variable like the content, method and technique. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी इस टीचिंग की, बहुत सिंपल मीनिंग है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कि टीचिंग में बेसिकली 3 वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टीचर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ द स्टूडेंट, द लर्नर, एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो सभी चीज़ें जो कंटेंट, मेथड्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, जिससे कि डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर में चेंज आता है, राइट। अब जैसे अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट्स, लर्नर्स, तो आप लोग क्या हैं, आप लोगों को यहाँ से नॉलेज मिल रही है, राइट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल रही है। तो हम यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल को यूज़ करके डिपेंडेंट वेरिएबल के बिहेवियर में चेंज लाते हैं, तो वही टीचिंग होता है। ओके, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या होता है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ टीचिंग इज़ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये टीचिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? आर्ट का मीनिंग आपको सबको पता है कि क्या होता है। आर्ट मतलब होता है अपनी क्रिएटिविटी को शो करना, स्किल्स को शो करना। तो टीचिंग में भी यही चीज़ की जाती है कि वी यूज़ आर क्रिएटिविटी, आर स्किल टू मेक द थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, कि हम इंटरेस्टिंगली स्टडी कर सकें उस चीज़ को, मतलब उसमें क्रिएटिविटी डाली जाती है टीचिंग में भी। तो इसीलिए टीचिंग को आर्ट बोला गया है। साइंस क्यों बोला जाता है? बिकॉज़ इसमें हम बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स और इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी स्टडी को सिस्टमैटिक वे से कर सकें, राइट। साइंस का मीनिंग यही होता है ना कि जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, टेक्निक्स और ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि कोई भी काम एक सिस्टम से हो सके। तो इसी तरह से टीचिंग में होता है, इसीलिए टीचिंग एक साइंस है एज वेल एज एन आर्ट है। देन टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड वी ऑल नो टीचिंग जो है वो हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं, तो वो टीचिंग ही तो है ना। एंड अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं कि हम हर लेवल ऑफ लाइफ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, नई चीज़ें सीखते हैं, तो दैट इज़ टीचिंग। सो टीचिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है क्योंकि इसमें टीचर का मेन एम क्या होता है? स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप करना, उसकी नॉलेज को एनहांस करना, उसे प्रॉपर नॉलेज देना, करेक्ट नॉलेज देना, राइट। तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल को कंप्लीट करने की पर्पस से टीचिंग को किया जाता है। टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस। टीचिंग जो है वो एक सिस्टम ऑफ एक्शन है। कैसे? Teaching is a system of action varied in form and related with content and pupil behavior under the prevailing physical and social conditions. कि टीचिंग में जो है सिस्टम ऑफ एक्शंस होते हैं, वो वेरियस एक्शंस होते हैं। अब वो किस तरह से, हमें कौन सा एक्शन कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कंडीशंस पर डिपेंड करता है। लाइक अब हमें वर्बली कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है या फिर हमें ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, टाइप करके कुछ एक्सप्लेन करना है, या हमें कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ विजुअलाइज करके लर्नर्स को एक्सप्लेन करनी है, तो वो चीज़ किस पर डिपेंड करती है? पीपल बिहेवियर पर डिपेंड करती है एंड जो प्रेजेंट कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग में। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आगे चलते हैं। टीचिंग इज़ अ डायनेमिक एंड
सोशल प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक डायनामिक और सोशल प्रोसेस है। टीचिंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट, ये फंडामेंटल कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स विच आर डायनामिक इन देमसेल्फ। क्योंकि टीचिंग जो है वो सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स से रिलेटेड है। सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स अपने आप में ही डायनामिक है, दे कीप ऑन चेंजिंग, सो दैट्स वाई टीचिंग इज़ ऑल्सो डायनामिक एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाय द टाइम अगर वो चीज़ एक ही जैसी रहेगी तो इट विल नॉट एनहांस योर नॉलेज, इट विल नॉट पुट एनी एफर्ट इन मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर यू। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग और एनी अदर थिंग टू बी डायनामिक एंड सोशल इन नेचर। देन टीचिंग इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों ही तरीके होते हैं टीचिंग के। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग के अंदर हमें पता है कि एक टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उनका व्यू क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है, राइट। अब पर्सनालिटी को आप कैसे डेवलप कर पाएंगे, जब आपकी किसी भी एक्ट में प्रोफेशनलिज्म होगा, ओके। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म से क्या होता है कि एक रेगुलरिटी आती है, हार्मनी बनती है जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। इसीलिए टीचिंग भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो कि आपकी समहाउ पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि टीचिंग जो है वो कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल होता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आप टीच कैसे करेंगे। अगर दो लोग बैठे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो दूसरे इंडिविजुअल को अगर कोई चीज़ टीच करना चाहता है तो विदाउट कम्युनिकेशन वो चीज़ कैसे टीच कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए इंटरेक्शन होना, कम्युनिकेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए टीचिंग जो है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्शन होती है, राइट। सो दीज वर द नेचर ऑफ टीचिंग, एंड आई होप इट्स ऑल क्लियर। बहुत ही सिंपल चीज़ थी, जनरल थिंग्स थी। Let's move on to other topic. Now comes this definition of teaching. अब teaching की कुछ definitions भी पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में हमें पूछ लिया जाता है कि ये definition कौन से स्कॉलर ने दिया था and all। तो मुझे जो ठीक लगा वो definitions मैं आपको यहाँ पे discuss करती हूँ। The first definition which is given by H.C. Morrison, he defines teaching is an intimate contact between a more matured personality and a less one, which is designed to further the education of the later। कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मोर मैच्योर्ड पर्सन लेस मैच्योर्ड से कांटेक्ट करता है टू फर्दर एनहांस हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज में, उसके एजुकेशन में और इंक्रीज़ करने के लिए उससे कांटेक्ट करता है। B.D. Smith defines teaching is a system of action intended to induce learning। कि लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए सिस्टम ऑफ एक्शंस जो होते हैं उसको वो टीचिंग बोलते हैं। क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि लर्निंग जो है इट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट टीचिंग। टीचिंग होगी तभी तो लर्निंग हमारी कंप्लीट होगी ना। सो दैट्स व्हाई इट इज़। सो Albert Einstein defines teaching is a supreme art to awaken joy in क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। की टीचिंग एक सुप्रीम आर्ट है जिससे हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज को अवेक कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिन्हें आप 2-3 बार अगर रीड आउट कर लेंगे, नेम्स रिमेंबर कर लेंगे, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ सके। नाउ कम्स इज लेवल ऑफ टीचिंग। अभी तक मीनिंग आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, नेचर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की। सो देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग। द फर्स्ट वन इज़ मेमोरी लेवल टीचिंग, सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड देन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या बोलता है, अब आपको नाम से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं हम, याद करने में भी हेल्पफुल रहेगा, समझने में हेल्पफुल रहेगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ व्हाट इज़ लर्न। कि जो भी हम लर्न करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो डायरेक्ट यूज़ क्या है, हमारा मेमोरी है, वही हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। इन दिस लेवल एम्फेसिस इज़ लेड डाउन ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स
and information and its cramming. बेसिकली हम जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हैं एंड इन्फॉर्मेशन है उस पर ज़ोर दिया जाता है, एंड जो भी चीज़ें हमें समझाई जाती हैं उसको क्रैम करने में, क्रैमिंग, मेमोरी, याद रखना, ये सब चीज़ें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में होती हैं, और ये हमारा जो है इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। जो हमारी टीचिंग की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से ही होती है। Then comes is the second level, which is understanding level of teaching. Understanding level of teaching में क्या है कि अभी हमने देखा पढ़ा कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मीन्स याद रखना, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग पे पहुंचने के लिए पहले आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो प्री रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर हो गई। देन इज़ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जो टीचर है वो किस बात पे स्ट्रेस आउट करता है, वो स्ट्रेस डालता है कि जो पीपल है, जो लर्नर है, वो चीज़ों को समझे, जो भी जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करें। सिर्फ मेमोराइज ना करके अंडरस्टैंड करें, मेमोराइज करने के साथ साथ में अंडरस्टैंड करें। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में ध्यान दिया जाता है इस चीज़ पे, ओके। कि सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज़ ना करते हुए उसे अच्छे से समझें, जो भी जनरलाइजेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, ओके। सो बेसिकली इसमें स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके, ओके। देन हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है कि इसे हम प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग भी बोलते हैं। In this classroom environment is open sufficiently, the teacher creates such a problem before the student which arouses so much tension in the students that they start forming their hypothesis as a result of their motivation and activeness। कि उनको एक ऐसा हम उनके सामने प्रॉब्लम ला के दे देते हैं, एक प्रॉब्लम और अराउज करते हैं जिसकी वजह से वो अपने माइंड पे स्ट्रेस डालते हैं और कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट करते हैं मोटिवेशन एंड एक्टिवनेस की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने माइंड पे जोर डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंग्स वो करेंगे, ठीक है। उनकी ओरिजिनल थिंकिंग का हमें पता चलेगा, इंडिपेंडेंट होंगे, कंस्ट्रक्टिव बनेंगे, और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक चीज़ डेवलप होनी स्टार्ट होगी, राइट। सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर जो भी हम मेमोरी लेवल में सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल में सीखते हैं, वो हम रिफ्लेक्टिव लेवल में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग थे। लेट्स मूव ऑन टू द अदर थिंग। अब हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली, तो लेट्स जस्ट सॉल्व आउट सम क्वेश्चंस। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements is or are not true। कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमको बताना है। टीचर कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर आर बॉर्न, टीचर इज़ जस्ट एन आर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हमने अभी टीचिंग के मीनिंग को समझा है, नेचर को समझा है, तो उसके बेसिस पे बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं कि टीचर कैन बी ट्रेंड ओनली, ये चीज़ गलत है। टीचर आर बॉर्न, नो। टीचर इज़ जस्ट एन आर्ट, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल था, कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट। कि इसमें से कौन से टीचर को आप सबसे ज़्यादा लाइक करेंगे। पंक्चुअल, having research aptitude, loving and having high idealistic philosophy, who often amuses his students। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड। कि जिस टीचर में रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा होगा वही स्टूडेंट को पसंद आएगा, क्योंकि वो ही आपको अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वालिटीज़ हैं हाँ वो होनी ज़रूरी है, पंक्चुअल होना ज़रूरी है, बट सिर्फ पंक्चुअल होना विल नॉट बी सफिशिएंट। तो हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड ये हमारा करेक्ट
ऑप्शन है यहाँ पे. लेट मी टेक दिस आउट फर्स्ट. दिस इज़ द करेक्ट वन and this is the correct one answer. Okay, so moving on to other question. The main aim of teaching, कि teaching का main aim क्या होता है. अभी हमने teaching पढ़ा कि teaching का मतलब क्या होता है, तो उससे ये चीज़ आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो बहुत easily. To develop only reasoning, to develop only thinking, या both A and B, और to give information. कि टीचिंग का मेन एम क्या होता है. क्या टीचिंग का मेन एम सिर्फ रीजनिंग डेवलप करना होता है, सिर्फ थिंकिंग को डेवलप करना होता है, या फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होता है. तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से तो हम ये इजीली बता सकते हैं कि रीजनिंग डेवलप करना इज़ नॉट सफिशिएंट, या थिंकिंग डेवलप करना सिर्फ एम नहीं होता. टीचिंग का एम होता है कि वो रीजनिंग और थिंकिंग दोनों को डेवलप करे. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सी है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ. कि इफ़ेक्टिव टीचिंग किसका फंक्शन है. टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, या टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस. सोचिए एंड बताइए. तो बहुत ईजी है इसका आंसर कि इफ़ेक्टिव टीचिंग कब होगी. इफ़ेक्टिव टीचिंग किसका फंक्शन है. इट इज़ टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड. कि टीचर जब स्टूडेंट को इजीली चीज़ें लर्न एंड अंडरस्टैंड कराएगा तभी उसी टीचिंग को हम इफ़ेक्टिव टीचिंग कह सकते हैं. ओके, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ. सॉरी, तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो भी हमने मीनिंग एंड नेचर पढ़ा, उसके बेसिस पे बहुत इजी क्वेश्चंस थे, और आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व भी करेक्ट आंसर भी गेस किया होगा आप लोगों ने. आई एम श्योर फॉर दिस थिंग. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन दी अदर लेक्चर. एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आगे भी, और इसमें भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक लेके जाया जाए. सो be curious and keep on learning. So this is all for this lecture. I will see you soon in the other lecture. Till then, be happy. Okay, bye.